ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण स्रोत द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग है। यह नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप, जो आपके सुझाव के अनुरूप है, वह अलग से प्रस्तुत होता है। गुरुजनों को नमन करते हुए आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहेंगे कि गुरुजनों के आशीष से हमने इन विभागों में ज्योतिष का और ज्योतिष से संबंधित उनके शाखा और अनुभागों में शिक्षा ग्रहण की है। साथ ही साथ पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी चिकित्सा ज्योतिष पर पीएचडी किया है और गुरुजनों के सानिध्य में रहने से और उनके आशीष से हम अभी भी शिक्षा ग्रहण फेस रीडिंग पर कर रहे हैं। गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुसार हमने अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका की आजीवन सदस्यता भी प्राप्त मिली और हमारे ऑफिस जो वरुण स्टोर के नाम से है, पटना स्थित किदवईपुरी में है, वह शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और क्यूआर द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड है। तो चलिए हम अब चलते हैं दैनिक पंचांग के पहले भाग में। इसके पूर्व क्या हम आपको पंचांग के पहले भाग में ले चले। पंचांग शब्द हमारी जीवा पर जैसे ही आया, हमारा अनायास ध्यान चला गया शुभ और अशुभ मुहूर्त पर, क्योंकि जमाने से पंचांग को लोग यही जाने, लेकिन पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। तो यह केवल आज के दिनों में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ बनाने में पंचांग मदद करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है और जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। यानी पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है और जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो पंचांग की हम भूमिकाओं को के मद्देनजर उसकी अहम भूमिका को देखते हुए आइए चलिए पंचांग का अनुसरण हम सब करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके, उनके जीवन में भी शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो, उनकी निर्णय क्षमता सुदृढ़ हो और आत्मबल मजबूत हो। तो चलिए साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग इस प्रस्तुति को। तो चलिए हम सब सामूहिक रूप से चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 15 जून 2025, महासार, पक्ष कृष्ण, शाखा संवत 1947 वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, कलयुग का 5126 हो। सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:42। सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:42। दिशा शुल्क पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा में शुभता है। पंचांग के वाचक पांचों अंक: वार रविवार,
तिथि अपराह्न 3:51 तक चतुर्थी, उसके बाद पंचमी, नक्षत्र देर रात्रि 1 बजे तक श्रवण, उसके बाद धनिष्ठा, योग दिन के 12:20 तक इंद्र, उसके बाद मैत्रती, करण अपराह्न 3:51 तक बालव, उसके बाद कल भोर में 3:44 तक कौलव और फिर तैथिक। तो पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार हुए। भोलेनाथ को नमन करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसका प्रभाव क्या है। तो जब तक चतुर्थी तिथि है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर हैं, सुख की स्थिति है, अच्छी शुभ है। और तत्पश्चात जब पंचमी होता है तो वे नंदी के पर सवार होते हैं, अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी है। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:22 से 12:17 तक, अमृत काल अपराह्न 2:19 से 3:58 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:07 से 3:02 तक, गोधूली बेला संध्या 6:40 से 7:01 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:11। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 4:59 से 6:42 तक, गुलिक काल अपराह्न 3:16 से 4:59 तक, यमगंड दिन के 11:50 से 1:33 तक। इस प्रकार राहु काल की उपयोगिता को देखते हुए जो हमारे ये अशुभता का कारण बनते हैं, हमने एक साप्ताहिक कैलेंडर राहु काल का डाला है, जिसके अंतर्गत रविवार से शनिवार तक राहु काल किस अवधि में रहेंगे उसकी हमने एक सारणी रखी है, तथा कब राहु काल शुभ अशुभता नहीं देते, ये सारा विवरण हमने रखा है आपके उपयोग के लिए, ताकि आप जो भी साप्ताहिक कार्यक्रम बनाएं यह सुनिश्चित कर लें कि आपके कार्यक्रम में इस शुभता में राहु काल कहीं भी बाधक तो नहीं बन रहा। यदि वैसी स्थिति है तो उचित उपाय करें, कार्यक्रम को दाएं बाएं ले जाए ताकि राहु काल के अधीन कार्यक्रम नहीं हो। तो ये रहा आपके उपयोग के लिए, और उसे का उपयोग करें अपने मित्रों परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में साझा भी करें। तो इन सब के साथ शुभ और अशुभ मुहूर्त यहाँ पर समाप्त होता है। हम आपको ले चलते हैं दैनिक पंचांग के ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर। तो चंद्रमा, यह आकाशीय स्थिति सुबह पटना के स्थानीय समय 5 बजे का है, और चंद्रमा मकर राशि में आ चुके हैं। सूर्य देव आज प्रातः 6:52 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे वृषभ राशि से शुक्र की राशि से बुध की राशि में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि। शेष ग्रह अपने पूर्वोत्तर राशियों में है। बृहस्पति देव अभी भी अस्त चल रहे हैं। और बृहस्पति देव का अस्त होना, सूर्य भी उनके करीब और आ रहे हैं, इसलिए अस्त का की जो इंटेंसिटी है वो अभी बढ़ेगी। तो इस प्रकार यदि देखें तो मित्र की राशि में 2 ग्रह हैं, शत्रु की राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं, और अपनी ही राशि में बुध देव अपनी ही राशि में 1 ग्रह। सूर्य की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 2, शनि की राशि में 2, बुध की राशि में 2 ग्रह, और चंद्रमा को छोड़कर शेष सभी ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। ग्रहों के अंश के अनुसार यदि देखें तो चंद्रदेव शक्तिशाली, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव तथा शनि देव
शक्तिशाली बनकर उभर रहे। और नक्षत्रों के अनुसार यदि फल देखें तो अपने नक्षत्र में चंद्रमा, शुक्रदेव तथा शनिदेव भ्रमण कर रहे हैं। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु बृहस्पति के नक्षत्र में रहने के कारण बृहस्पति और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन। इस प्रकार राहु देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 2 ग्रह हैं और शेष सभी ग्रहों के नक्षत्र में बुध को छोड़कर एक एक ग्रह। बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और इस कारण से बुध एक स्वतंत्र ग्रह है। तो ये रहे पंचांग, हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको बताते हैं कि जो 2025 माह जून का साप्ताहिक कल जो मासिक गोचर तालिका है वह इस प्रकार है। सूर्यदेव आज 6:52 पर वो गोचर करेंगे जब मिथुन राशि में आएंगे। अगली बारी बुधदेव की है जब वे जो है गोचर करके कर्क राशि में आएंगे और शुक्रदेव ही मिथुन राशि में पहुंचे। अस्त ग्रह में बृहस्पति अस्त हो चुके हैं, 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे और चंद्र 24 जून से 26 जून के बीच में अस्त रहेंगे। तो ये रहा हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको अब ले चलते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म पत्रिका में है और चंद्रमा जिस आज जो नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उसी के बारे में जिक्र है। तो चंद्रमा जिस आपके जन्म पत्रिका में जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी कैसा फल देंगे इसके बारे में है और चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य इसे ताराबलन कहा जाता है। और यदि केवल चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य से छोड़ दें या चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब है तो केवल आज का फल उसे देखते हैं क्योंकि चंद्रमा प्रतिदिन नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। और फिर चंद्रमा को यदि हम देखें उस चंद्रमा को हटाकर केवल जन्म पत्रिका के चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी कैसा फल देंगे इसे नव तारा चक्र बोलते हैं। और ताराबल नव तारा चक्र का ही एक रूप है। मूलतः नव तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, सटीक पद्धति है और उसी के आधारित पर यह ताराबल। ताराबल व्यक्ति के कब आने वाले शुभ और अशुभ समय को की अग्रिम सूचना देता है। आपके कुंडली में जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह बैठे हुए कैसा फल देंगे यह बताता है और आपसे जुड़ने वाले जो भी व्यक्ति है वह आपके लिए कितना लाभकारी होगा वह बताता है। इन सब के को देखते हुए इनकी महत्ता को देखते हुए और इस विधि को देखते हुए जो कि सटीक पद्धति है उपयोगी है हमने वीडियो अलग डाला है। उस वीडियो में भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली डाली है और आपस में नौ तारा चक्र पद्धति से यह देखने का प्रयास किया है कि कैसे ये तीनों आपस में संबंध कैसा रहा। तो नौ तारा चक्र पद्धति यही बताती है। संक्षेप में हम नौ तारा चक्र पद्धति को यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। आपसे आग्रह है कि जो मूल प्रस्तुति है उसे जरूर देखें और अज्ञान अर्जन करें, साथ ही साथ में उपयोग करें अपने जन्म कुंडली में, अपने परिजनों के जन्म कुंडली में, जो आपको मदद करेगा ये जानने और आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही सटीक पद्धति है नौ तारा चक्र पद्धति। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं। चूंकि नक्षत्र ही ग्रहों के मन होते हैं, नक्षत्र अपने से कोई परिणाम नहीं कर देते। वे जब भी देते ग्रह कभी अपना परिणाम नहीं देते, नक्षत्र जड़ ही देते हैं और नक्षत्र
ग्रह का जो स्वामित्व होता है उसी के अनुसार फल होते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र हुए। 27 नक्षत्रों को 3 समूह में बांटा गया। पहला समूह में 1 से 9, दूसरा समूह में 10 से 18 और तीसरा समूह में 19 से 27। ये सभी को अलग अलग, सभी समूहों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया। और जब ग्रहों को देखा गया तो ग्रह को महादशा के अनुसार उनकी क्रम संख्या बनाई गई। यानी केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, ये ग्रहों के महादशा के अनुसार हम इसको सूचीबद्ध किए। ग्रहों को जो नक्षत्रों के साथ कैसे जोड़ा गया, तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, पहले, सॉरी हम भटक गए थे, कैसे जोड़ा गया यह देखिए। तो हर भाग से, पहला भाग से पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा समूह से, दूसरे श्रेणी से 10वां नक्षत्र माघा और तीसरे श्रेणी में से 19वां नक्षत्र मूला, ये तीनों का स्वामित्व, हर श्रेणी का पहला नक्षत्र जो हुआ उनका स्वामित्व पहले ग्रह केतु को दिया। इस प्रकार केतु पहले नक्षत्र अश्विनी, 10वें नक्षत्र माघा और 19वां नक्षत्र जो क्रमशः हर श्रेणी का पहला नक्षत्र हुआ उसका स्वामित्व मिला। और इसी क्रम में बढ़ते हुए क्रमशः आगे बढ़ते रहे और बृहस्पति देव, सॉरी मरकरी, बुध देव के अधीन अश्लेषा जो 9वां नक्षत्र हुआ, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा और 27वां नक्षत्र रेवती, इनका स्वामित्व बुध देव को। तो इस प्रकार सभी 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों से संबद्ध कर दिया गया। फलित कैसे करते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फलित को देखने के लिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी बने वहां से गणना आरंभ हो और वह पहला ग्रह बनता है। पहला ग्रह मिश्रित फल देता है, पीड़ा ज्यादा, शुभता कम, कभी कभी पीड़ा कम, शुभता ज्यादा, और यह पहला ग्रह होता है। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो हुआ वह शुभ फल नहीं हुआ। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो बना वह शुभ फलदायी होता है। और तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो बने वे पीड़ादायक हो। और इन्हीं ग्रहों को पहचानना है आपको अपने जन्म कुंडली से, जन्म कुंडली के नक्षत्र स्वामी से। चाहे तो वे ग्रह की महादशा हो, उस ग्रह के अधीन का व्यक्ति हो, चंद्रमा के अनुसार, आपके जन्म कुंडली में बैठा हुआ ग्रह हो, ये सभी तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो बने तो वे अशुभ फलदायी। और इसी पद्धति को नवतारा चक्र पद्धति बोला जाता है। तो चलिए, ये जानकारी, संक्षिप्त जानकारी हमने दी। आज के चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि चंद्रमा का गोचर आज कहां पर है और उसका फल क्या है। तो चंद्रमा का गोचर रात्रि के 1 बजे तक श्रवण नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा, जिसके स्वामी चंद्रमा खुद बनते हैं, चंद्रमा ही है। और तत्पश्चात वे श्रविष्ठा में जाते हैं, जिनके स्वामी मंगल देव बनते हैं। तो यदि जातक का जन्म आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में हुआ हो तो पहले भाग में वह मित्र और दूसरे भाग में अति मित्र होंगे तो फलदायी। और इसी क्रम में हम सभी नक्षत्र वाले को व्यक्तियों को आंक सकते हैं, अपने अपने फल देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कृतिका नक्षत्र या उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो पहले भाग में संपत्ति की संभावना है, उसके बाद विपत्ति की संभावना।
और इस प्रकार से हम फलित को देखते हैं। तो चलिए, ये रही हमारे जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके अनुसार। अब हम देखते हैं चंद्रमा जिस राशि में है उनके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। हाँ, एक चीज छूट गया था। यदि कोई व्यक्ति आज कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वह उसे टाला नहीं जा सकता, वो अशुभ परिस्थिति में है, वह टाला नहीं जा सकता, तो उपाय क्या करना चाहिए, ऐसा सुझाव आया था। तो यह उपाय हमने संकलित जरूर किया है, लेकिन यह जो है प्रमाणित नहीं है, इसलिए कि सभी तक संपुष्टि की सूचना कहीं से नहीं आई। यदि आपका जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिसमें नक्षत्र में है और आज का चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, दोनों को तालमेल करते हैं तो जन्म नक्षत्र में होता है, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक का जन्म नक्षत्र चंद्रमा ही होगा, नक्षत्र स्वामी। तो वैसे लोग पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत्त में यदि आपका आज का चंद्रमा का गोचर है तो गुड़ का दान करें, प्रत्ययी है तो नमक का दान करें, और नैधन्य है तो उस मुहूर्त को त्यागें। मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना। तो चंद्रमा का आज राशि परिवर्तन नहीं है, वे मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं और मेष राशि, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए दिन उत्तमता के संकेत है। याद रहे, इसे आप चंद्र राशि के अनुसार देखें, आप लगन के अनुसार नहीं देखें। इस पद्धति को तारा बलन कहते, चंद्र बलन कहते हैं। चूंकि चंद्रमा का कितना बल है, जिस राशि में रहेगा उसके अनुसार फल देगा, तो उसके उसी का हम यहाँ फल निकाल रहे हैं। तो चलिए, अब आपको हम ले चलते हैं दैनिक पंचांग के चौथे भाग की प्रस्तुति में। यह है गोचर से संबद्ध, यानी शुभ और अशुभ काल। इसे चौघरिया कहा जाता है। चौघरिया ज्योतिष शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया गया है, और चाहे वो पूजा पाठ हो या शुभ काम कर आरंभ, शुभ का जो काम है उसका शुभारंभ होने जा रहा है, तो भी नौ तारा चक्र शुभता ही होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम किसी भी शुभ मुहूर्त को करने के लिए कम से कम चौघड़िया में अवश्य देखना चाहिए। तो चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो डाला है यूट्यूब पर। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी, आप उसे जरूर देखें, उससे लाभान्वित हो, उसका उपयोग करें और साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके जीवन में भी चौघड़िया की उपयोगिता बढ़े और शुभता ही शुभता रहे। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया होते हैं, लेकिन 7 दिन है, इसलिए 7 दिनों से संबंध रखने के लिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है वो पहला चौघड़िया की ही पुनरावृत्ति होती है। और चूंकि सभी 7 चौघड़िया का संबंध 7 ग्रहों से हुआ, इसलिए 7 चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हो गया, और सभी ग्रह के स्वामी अलग अलग ग्रह बने, इसलिए 7 चौघड़िया के स्वामी अलग अलग ग्रह बन जाते हैं। और उपयोगी, हर चौघड़िया उपयोगी है कोई विशेष कार्य करने के लिए। उदाहरण स्वरूप सरस्वती कार्य करने के लिए, सरकारी किसी भी कार्य को, जैसे हमने देखा कि 7 चौघड़िया बने, 7 चौघड़िया का साप्ताहिक दिन से संबंध जोड़ा गया, और 7 दिन का स्वामी 7 ग्रह बने, और 7 ग्रह कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी है, इसलिए 7 चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है। जैसे सरकारी कार्य करने के लिए उद्योग चौघड़िया, जो आज का चौघड़िया। तो इस प्रकार हम चौघड़िया मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं। चौघड़िया मुहूर्त को उपयोग करते समय यह हम सुनिश्चित करते हैं कि दिन का चौघड़िया काल रात्रि काल चौघड़िया
वाल वार चौघड़िया और राहु काल से ग्रसित हो सकता है। वही रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अशुभ स्थिति में अशुभ फल ही ज्यादा होने की संभावना रहती है। आज का चौघड़िया देखें, उद्वेग चौघड़िया जो सूर्य के चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, उसी चौघड़िया से दिन की समाप्ति भी होगी। और वार वेला से अमृत चौघड़िया से अधिव्याप्त है, काल चौघड़िया से काल वेला अधिव्याप्त है, और उद्वेग चौघड़िया से राहु काल ग्रसित। तो ये रही बात चौघड़िया की उपयोगिता से संबंधित। रात्रि का चौघड़िया शुभ चौघड़िया 6:42 से रात्रि के भोर तक 4:58 तक, और मध्य रात्रि 1:07 से 2:24 तक काल रात्रि चौघड़िया है। इनका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये रहे पंचांग के हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति। पांचवें भाग में हम ले चलते हैं आपको जो अंक ज्योतिष से संबंधित। अंक ज्योतिष बहुत आसान है सीखना, क्योंकि एकल अंक पर यह काम करता है, 1 से 9 अंक तक। शून्य की यहाँ पर महत्ता नहीं है, क्योंकि वह अनंत को शो करता है, अनसर्टेनिटी को शो करता है। और हर 1 से 9 अंक का एक शासक ग्रह है। और वही शासक ग्रह 1 से 9 अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि किसी जातक की जन्म तिथि में कोई अंक नहीं है, तो जातक उस अंक से संबंधित ग्रह का भरपूर उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये 7 9 दिन हुए और 9 ग्रह हुए, उनके ग्रहों के स्वामी। ये विधि है जब हमें कोई अक्षर, क्योंकि एकल अंक पर हम अंक ज्योतिष काम करता है, यदि एक से ज्यादा अंकों का समूह मिल गया तो सभी अंकों को हम जोड़ देते हैं, और तब अंक ज्योतिष के अनुसार आकलन करते हैं। अक्षर मिले तो हर अक्षर से में प्रयुक्त हुए जो लेटर हैं, उनके अंक ज्योतिष काम करते हैं। जो लेटर है उनके अलग अलग अंकों का वैल्यू होता है, और उसी में अंक ज्योतिष काम करता है। जब वे कोई भी अंक को अंक शास्त्र के अनुसार परिवर्तित करते हैं, उसको कोई भी शब्द को उनके अक्षर या बोली से, और तब उसे योग करते हैं, योग कर उसके प्रतिफल को निकालते हैं। बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है। और तब हम अंक ज्योतिष से ड्राइवर कंडक्टर से कंपेटेबिलिटी बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज का दिन इतना ही। आज का दिनांक 15/6/2025, और आज का दिन यानी मूलांक देखें, जो जन्म तिथि का योग है मूलांक होता है, तो मूलांक 6 बनता है और भाग्यांक 3 बनता है। और मूलांक और भाग्यांक दोनों आपस में आज के शत्रु हैं। आज विभिन्न अंकों के जन्मे जातक को भाग्यांक, आज के भाग्यांक से कैसा संबंध होगा, यही सारणी यह बताती है। 1/10/19/28 जन्म तिथि है। मूलांक 1 बनता है, अति मित्र है, सफल सफल शासक होने की संभावना है, और अच्छी ज्ञान की भी प्राप्ति की संभावना है। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना। 2 11 20 29 वाले जातक 2 मूलांक बनता है, चंद्रमा स्वारी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना 2 और 6 आपस में मित्र का। इसी क्रम में 3 और 3 आपस में मित्र हुए, दिन उत्तम जाने की संभावना है। 3 और 4, 4 किसी भी जातक का 4 13 22 31 को जन्मा 4 मूलांक बनता है, राहु देव इनके स्वामी होते हैं। और 4 जिनका मूलांक होता है, 4 13 22 31 को जन्मे जातक 4 मूलांक होता है, और राहु देव इनके स्वामी होते हैं। 4 और 3 का संबंध तटस्थता का है, इसलिए दिन में थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है, बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 5 14 23 तारीख जिनका जन्म तिथि है, मित्र हैं आपस में 5 6 5 3, और 90% सफलता का दर होने की संभावना।
6 मूलांक वाले 6, 15, 24 जिनका जन्म तिथि है, 6 मूलांक होता है जिनका जन्म तिथि 6, 15, 24 तारीख को होता है किसी माह का। शुक्रदेव जो जिनके स्वामी होते हैं, 6 और 3 का संबंध शत्रुता का है। शून्य स्टार मिल रहे हैं। मैरिटल इशू में सब समस्या आ सकती है। आपस में बातचीत के दौरान समस्या ना हो, ये सुनिश्चित करेंगे, ताकि मैरिटल जो लाइफ है उसमें आपस में कोई अनबन ना हो। 7 मूलांक वाले 7, 16, 25 जिनका जन्म तिथि है, 7 और 3 का संबंध मित्रता का। 4 स्टार मिल रहे हैं। शिक्षा से संबंध यदि जा सकता है तो अच्छा फल होने की संभावना है। 8, 17, 26 जिनका जन्म तिथि 8 मूलांक होता है, शनि देव जी के स्वामी होते हैं। मित्र संबंध है 8 और 3 का, दिन अच्छा होने की संभावना है। 9, 18, 27 जिनका जन्म तिथि है, 9 मूलांक होता है, मंगल देव जिनके स्वामी होते हैं। दिन आपस में संबंध मित्रता का है। और यदि ऑकल्ट हीलर या टीचिंग से संबंध है तो दिन उत्तमता की। तो इस प्रकार हम देखें 3 का अंक का चौथे मूलांक वाले के साथ तटस्थता का संबंध है, छठे मूलांक वाले के साथ शत्रुता का संबंध है, और शेष सभी के साथ मित्रता का संबंध है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यही विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहे और अंत तक इसको देखते रहे। यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई। यदि पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, साझा को नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि आपको सूचना हर कोई मिल सके, हर पोस्ट। और अंत में आपसे यही आग्रह है, अनुरोध है कि हमें फीडबैक दें, और फीडबैक के रूप में हम प्रस्तुति को कैसे बेहतर बनावें यह यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। आज के देव सूर्य देव की असीम कृपा पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय सूर्य देव।